हाँ जी, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज आपकी क्लास है डे 6। डे 5 तक की क्लास में आपने क्या क्या सीखा है? बेस कलर, ठीक है जी, रिफ्लेक्शंस, अंडरटोन वगैरह, डायरेक्ट कलर करना, ब्लीच करके कलर करना, बाल को प्रलाइटिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने सीखा अपना कलर व्हील वगैरह, किस कलर के साथ किस कलर को कट किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्स कैसे करते हैं कलर्स को। उसके बाद आपने सीखा अपना केराटिन वगैरह, बोटॉक्स काइंड ऑफ, ओलाप्लेक्स, इन सब का क्या यूज होता है, किस चीज के साथ आपको इसका यूज करना होता है और कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें हमने डे 5 तक की क्लास में सीखी हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को हाइलाइट्स बांधनी भी बताई थी डे 3 की क्लास में, काइंड ऑफ, है ना। डे 3 की क्लास में मैंने आपको हाईलाइटिंग सर्विस के बारे में बताया था कि हाइलाइट्स कैसे बांधी जाती है। और आज डे 6 की क्लास है हमारी। डे डे 6 की क्लास है आज हमारी। डे 6 की क्लास में आज हम करने वाले हैं, एक तो हमारा जो हमने कल सीखा था उसका डेमो होगा, यानी कि कल जैसे हमने केराटिन और बोटॉक्स के बारे में पढ़ा था, है ना, तो उन दोनों में से किसी एक चीज का डेमो होगा। और आज जो हम मेन थ्योरी करेंगे, आज हम सारा इसका करेंगे अपना नैनोप्लास्टिया और ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट। ये हमारे लास्ट ट्रीटमेंट बचते हैं जो मार्केट में नए आए हुए हैं, और इनका क्या यूज होता है, किस लिए होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। और इन दोनों में से एक का आज ही हम डेमो कर लेंगे साथ साथ में। क्लियर है? फिर उसके बाद मैं आज आपको एक एप्लीकेशन और बताऊंगा बेबी लाइट्स वगैरह की। दैट्स इट, आज का सिलेबस हमारा सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे केराटिन लगा देते हैं ताकि अपना प्रोसीजर साथ साथ में होता रहे, और बाकी फिर हम इसकी नैनोप्लास्टिया की थ्योरी करके फिर नैनोप्लास्टिया भी दूसरे बाल पर एप्लीकेशन कर देंगे। क्लियर है सबको? ठीक है। मेरे पास एक केराटिन है, ये चाइनीज ब्रांड है, कोई मैं दिखा नहीं सकता आपको, ठीक है। ये नॉर्मल मंगाया मैंने क्योंकि इस बाल पे करना था, तो प्रोडक्ट वेस्ट क्यों करना, है ना। तो ये एक नॉर्मल ब्रांड मैंने मंगाया है। हम सिर्फ अपना रिजल्ट चेक करेंगे और देखेंगे कि जैसे कल हमने थ्योरिकल पढ़ा था, हम उसी सेम प्रोसीजर से हम इसको करेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखो, ये एक ब्लॉन्ड हेयर है, ठीक है, जो हमने किया था डे 3 या डे 4 की क्लास में, शायद हमने इसका डेमो किया था, है ना। हमने इन्हें किया था, ये आपके सामने हुआ था ये कलर। आज हम इस पर केराटिन करके देखेंगे कि केराटिन से ये बाल कितना खुद को रिकवर कर पा रहा है। बाउल उठाओ, दूध निकाल लो। एप्लीकेशन को नजर आ रहा है ना सबको? केराटिन की एप्लीकेशन आती है ना आप सबको करना। जैसे हम नॉर्मल एक ग्लोबल कलर लगाते हैं रूट से आधा से 1 इंच हेयर छोड़कर, वैसे आपको केराटिन की एप्लीकेशन करनी होती है। कोई भी केराटिन, स्मूथनिंग, बोटॉक्स वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट कभी भी रूट्स के लिए नहीं बनाए जाते हैं। जैसे अपना रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग क्रीम बनती है ना, वो सब भी रूट्स के लिए नहीं होती है। आपकी रूट्स के लिए सिर्फ आपके रूट टचअप वगैरह के कलर्स होते हैं, या स्पा क्रीम आप रूट पर यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैं उसको भी मना करूंगा कि आप स्पा क्रीम को भी रूट पर यूज ना करें, क्योंकि जो मास्क होता है वो रूट के लिए नहीं होता। चलो देखो, मैंने इसको केराटिन एप्लीकेशन कर दिया। केराटिन का क्या टाइम था अपनी बुक में देखकर बताओ, कितनी देर छोड़ेंगे हम इस केराटिन को इस पर? जी, 35 से 45 मिनट के बीच बीच में हम इसको रखेंगे। तो हम इसको रख देते हैं और बाकी की थ्योरी करते हैं अपनी। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है नैनोप्लास्टिया, ठीक है जी। केराटिन, स्मूथनिंग, बोटॉक्स के बाद एक प्रोडक्ट आया था जिसका नाम है नैनोप्लास्टिया। ये जो नैनोप्लास्टिया है ये है W1 ट्रीटमेंट, फ्लोरा एक्टिव ब्रांड का है ये। तो ये नैनोप्लास्टिया जो सबसे बेटर माना जा रहा है वही मैंने आज आप लोगों को दिखाया है।
अब नैनोप्लास्टिया मेनली क्या होता है अब ये समझो। जरूरी नहीं है कि ये ब्रांड मैंने आपको दिखाया तो मतलब यही सबसे अच्छा है, ठीक है जी, या इसमें कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है। नैनोप्लास्टिया सभी अच्छे होते हैं और सभी को करने का तरीका हमें मेनली सीखना होता है, ठीक है जी। जरूरी तो नहीं है ना कि हर बंदा W1 ट्रीटमेंट को ही खरीद के करेगा। आप जिसको भी करोगे, हम मेनली प्रोसीजर सीखेंगे कि नैनोप्लास्टिया के साथ आपको किस बाल पे किस तरह का प्रोसीजर करना है, जैसे आपको रिजल्ट मिल पाए जिससे। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है? चलिए लिखिए, नैनोप्लास्टिया आज का टॉपिक है अपना, नैनोप्लास्टिया। आप लोगों में से कौन कौन यूज करता है नैनोप्लास्टिया, पहले ये बताओ। नहीं करते? ठीक है, देखो नैनोप्लास्टिया होता है नैनोप्लास्टिया को बोला जाता है 3-in-1 ट्रीटमेंट। 3-in-1 ट्रीटमेंट। 3-in-1 ट्रीटमेंट इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये बाल को स्मूथ यानी केराटिन का भी काम करता है, ये बालों को रिपेयर यानी बोटॉक्स का भी काम करता है, और ये बालों को स्ट्रेट यानी स्मूथनिंग का भी काम करता है। इसलिए इस ट्रीटमेंट को 3-in-1 ट्रीटमेंट के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। 3-in-1 ट्रीटमेंट इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्मूथ मतलब केराटिन, बोटॉक्स प्लस स्ट्रेटनिंग, ये आपको तीनों के रिजल्ट एक ही प्रोडक्ट में करके दे रहा है, इसलिए इसको 3-in-1 ट्रीटमेंट मतलब नैनोप्लास्टिया के नाम से जानते हैं। क्लियर जी? नैनोप्लास्टिया आपको क्या काम करके देता है? सबसे पहला, बालों को स्मूथ करेगा। दूसरा, 80% स्ट्रेट करेगा। तीसरा, हेयर को थिक बनाएगा। चौथा, स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी बालों को स्मूथ करेगा, 80% तक बालों को स्ट्रेट करेगा, बालों को थिकर और स्ट्रॉन्गर बनाएगा। ये काम करेगा आपका नैनोप्लास्टिया। अब जरूरी नहीं है कि ये नैनोप्लास्टिया कौन सा अच्छे ब्रांड का हो तभी, नैनोप्लास्टिया कोई भी हो। अब सपोज करो जैसे अपनी स्मूथनिंग क्रीम आती है, अब स्मूथनिंग क्रीम शॉशकोफ की है तभी थोड़ी वो बाल स्ट्रेट करेगी, वो चाहे चाइनीज भी हो तब भी उसका काम है बाल को स्ट्रेट करना। तो ये नैनोप्लास्टिया किसी भी ब्रांड का हो, इस नैनोप्लास्टिया का काम है बाल को स्मूथ करना, 80% तक बाल को स्ट्रेट करना, बाल को थिक करना और बाल को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा ये। इसमें ब्रांड कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर है? नैनोप्लास्टिया आपको केराटिन का, बोटॉक्स का और स्ट्रेटनिंग यानी स्मूथनिंग का, तीनों का रिजल्ट ला करके देगा। अब इससे एक बात साफ जाहिर है कि इसके अंदर केराटिन भी डाला गया है, इसके अंदर बोटॉक्स भी डाला गया है और इसके अंदर स्मूथनिंग क्रीम भी डाली गई है। तो मतलब कुल मिला के ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत तेजी से आपके बाल को नुकसान भी दे सकता है, हार्म भी कर सकता है, क्योंकि किस बाल पर ना जाने कौन सा केमिकल आपको रिएक्शन कर जाए ये किसी को नहीं पता लगेगा, और आपका बाल इससे कई बार डैमेज भी हो जाता है, कई बार क्लाइंट को रिजल्ट भी नहीं मिल पाते। तो कंपनी ने तो अपनी तरफ से अच्छी चीज बनाई कि हमने सब कुछ मिक्स करके आपको दे दिया, आपको अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सीधा हमारा एक नैनोप्लास्टिया खरीदो और आपको तीनों के रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जब ये चीज हम जैसे हेड्रेसरों ने करी और हमें जो रिजल्ट मिले, उनकी वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट हुए कि हमने क्लाइंट को बोल दिया मैडम ये तो 80% स्ट्रेट करेगा, और बाद में पता लगा कि हुआ ही नहीं बाल तो 80% स्ट्रेट। तो मतलब 80% स्ट्रेट का मतलब है कि ये बाल आपका ज्यादा से ज्यादा 40 से 50% ही बाल को स्ट्रेट करके देगा। कंपनी ने 80% बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 80 तो 80 ही करके देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये अप टू 80 मान सकते हो आप इसको। जो बाल पहले से ही पतला होगा, फाइन हेयर होगा, ये उसको 80% तक स्ट्रेट कर देगा, अदरवाइज सभी बालों में ये चीज लागू नहीं होती है। उसके बाद इसके अंदर केराटिन, बोटॉक्स और स्मूथनिंग तीनों चीज है। तो मतलब जैसे स्मूथनिंग से कई बार हमारा बाल डैमेज हो जाता है, तो मतलब ये भी आपके बालों को डैमेज कर सकता है,
लेकिन कब कर सकता है? जिस बाल को स्मूथनिंग डैमेज कर सकती है उस बाल को ये डैमेज कर सकता है। समझ आ गया आप लोगों को? जैसे स्मूथनिंग से कई बार बाल नीचे से फूल जाता है, ड्राई सा हो जाता है, तो वही चीज आपको नैनोप्लास्टिया में भी कई बार देखने के लिए मिलती है, लेकिन वो कब मिलती है वो अभी आपको पता चल जाएगा आगे की थ्योरी में। ठीक है, लिख लिया आपने। नैनोप्लास्टिया बालों को स्मूथ करता है, बालों को 80% तक स्ट्रेट करता है, थिकर करता है और स्ट्रॉन्गर बनाने का काम कर रहा है नैनोप्लास्टिया। जी करता है। बाल फूल जाता है इससे? नहीं, सच में करता है, बाल फूल जाता है इससे थोड़ा सा। स्मूथनिंग क्रीम बाल पतला कर देती है, पता है आपको? आप स्मूथनिंग क्रीम करके देखो किसी बाल पे, जिस बाल में इतनी मोटी चोटी बनती होगी ना, वो चोटी इतनी सी हो जाती है। तो मतलब बाल कितना हद तक 50% तक पतला कर दिया स्मूथनिंग क्रीम ने बाल, है ना? तो अगर बाल पतला हो सकता है मैडम, तो बाल मोटा भी हो सकता है। चलो अब हम सीखेंगे कि ये नैनोप्लास्टिया हमें कैसे करना होता है, और ये बालों को अगर नुकसान देगा तो कब देगा, किस सिचुएशन में देगा, वो सब हम यहाँ पर अब करके देखते हैं। लिखो, अगला पेज पर लिखो ऊपर, नैनोप्लास्टिया प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे पहले क्या चीज आएगी आपका? वॉश। सबसे आप पहले आपको करना है नैनोप्लास्टिया का वॉश, यानी क्लाइंट को करने से पहले आपको एक वॉश करना होता है। अगर क्लाइंट के बालों में ऑयल है तो आप 2 से 3 वॉश भी कर सकते हो। दूसरा आ गया आपका एप्लीकेशन। दूसरा आ गया आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के वही 4 टेक्सचर जो आपने कल लिखे थे, वो सारे टेक्सचर लिखो। सबसे पहला वर्जिन हेयर, दूसरा कलर हेयर, तीसरा ड्राई एंड डैमेज हेयर, चौथी कंडीशन क्या थी? ओवर प्रोसेस। 4 तरह की कंडीशन पर हमें काम करने पड़ते हैं, चाहे वो रिबॉन्डिंग करनी हो, चाहे हमें कलर करना हो, चाहे हमें स्मूथनिंग करनी हो, चाहे फिर हमें नैनोप्लास्टिया करना हो, केराटिन करना हो, कोई भी कुछ भी करना हो। कंडीशंस तो सारी यही आएंगी ना, या तो बाल बिल्कुल वर्जिन आएगा, या फिर बाल कलर वाला मेहंदी वाला आएगा, डाई वाला आएगा, या फिर बाल पहले से ही ड्राई डैमेज आएगा जिसमें ऑलरेडी कलर है और बाल बिल्कुल खत्म है वो, या फिर बाल बिल्कुल ही जला हुआ आपको मिलेगा, जैसे स्मूथनिंग वगैरह के बाल जल जाते हैं, है ना? ब्लोंडर के बाद भी कई बार बाल जल जाता है। तो हमारे पास कुल मिला के इस तरह की 4 ही सिचुएशंस आपको मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं मिलती हैं। तो वर्जिन बालों के लिए तो ये बना ही हुआ है, नैनोप्लास्टिया जो है वो मेनली वर्जिन बाल के लिए ही बना है। तो यहां पर आप इसको ड्राई और वेट दोनों तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हो, चाहे ड्राई में करो चाहे वेट में करो, एक ही बात है। उसके बाद आ गया अपना कलर्ड हेयर। कलर हेयर में क्या आ गया? चाहे मेहंदी हो, चाहे डाई हो, चाहे सलोन से उसने कलर कराया हो, चाहे ग्लोबल कलर हो, किसी भी तरह का कलर सर्विस अगर है बाल में, तो यहां पर आपको एप्लीकेशन टॉवल ड्राई हेयर में करनी है। देखो अब सवाल यह आता है कि टॉवल ड्राई हेयर में यहां पर क्यों करनी है? क्योंकि नैनोप्लास्टिया के अंदर क्या क्या है यहां लिख रहे हैं हम। नैनोप्लास्टिया के अंदर केराटिन है, नैनोप्लास्टिया के अंदर बोटॉक्स है, और नैनोप्लास्टिया के अंदर स्मूथनिंग क्रीम भी है। यानी स्मूथनिंग क्रीम जिस केमिकल से बनती है वो केमिकल भी नैनोप्लास्टिया के अंदर डाल के बनाया गया है, ताकि वो बाल को स्ट्रेट कर पाए या बालों का बॉन्ड थोड़ा सा लूज कर पाए। और केराटिन बोटॉक्स इसलिए डाला जा रहा है ताकि वो बालों को रिपेयर करे, और साथ ही साथ में जो बॉन्ड लूज हो रहे हैं उनको भी वो रिकवर करता हुआ चले। तो
कलर वाले बालों में क्या होता है कि कलर वाला बाल थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, थोड़ी बहुत ड्राइनेस होती है उसमें, जिसकी वजह से आपको टॉवल ड्राई हेयर में वो एप्लीकेशन करनी है, क्योंकि जब कलर वाले बालों पर स्मूथनिंग क्रीम का केमिकल लगेगा तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि वो बाल को डैमेज करेगा ही करेगा, गारंटेड करेगा। तीसरी कंडीशन है ड्राई डैमेज। देखो तरीका ये कहता है कि ड्राई डैमेज कंडीशन के लिए नैनोप्लास्टिया ने एक और प्रोडक्ट बनाया है, उसका नाम है ब्लूटॉक्स। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट देखो सारे, ये ब्लूटॉक्स है, ये नैनोप्लास्टिया है और ये ब्लूटॉक्स है। दोनों का ट्रीटमेंट करने का तरीका एक ही है, ठीक है। रिजल्ट में डिफरेंस है दोनों के। क्या डिफरेंस है ये देखो, नैनोप्लास्टिया को आप नॉर्मल कंडीशन में कर सकते हो, वर्जिन में कर सकते हो, लेकिन ड्राई डैमेज कंडीशन में अगर आपने नैनोप्लास्टिया लगाया तो जाहिर सी बात है बाल जलेगा ही जलेगा, बाल में आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो नैनोप्लास्टिया ने दो कंडीशन के लिए अपना नॉर्मल नैनोप्लास्टिया बनाया, और बाकी की जो दो कंडीशन है नीचे की, उनके लिए उन्होंने ये एक प्रीमियम क्वालिटी आपको ब्लूटॉक्स करके एक ट्रीटमेंट बना करके दिया है, जो आप बाकी की दो कंडीशंस में करोगे और आपका बाल में नुकसान नहीं होगा। यहां होगा ब्लू टॉक्स, यहां पर भी ब्लू टॉक्स, यानी बाल में कितनी भी ड्राइनेस हो, बाल कितना भी डैमेज हो, बाल में कलर हो, कुछ भी हो, आप ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट के साथ आप उनको सर्विस कर पाओगे और आपके बाल को रिजल्ट गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा। प्रोसीजर दोनों के सिमिलर रहेंगे, जैसे ही जहां जो कंडीशन आपको है उस हिसाब से आपने अपनी एप्लीकेशन कर दी, चाहे आपने ब्लूटॉक्स की हो, चाहे आपने नैनोप्लास्टिया की हो। फिर आपको क्या देना होता है, हेयर को रेस्ट देना होता है। रेस्ट टाइम आपको कितना लगेगा इसमें, रेस्ट टाइम चाहिए आपको 50 मिनट्स, कम से कम 50 मिनट का आपको बाल को रेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना है रिंस। रिंस जानते हो आप लोग क्या होता है, रिंस होता है सिर्फ पानी के साथ बाल को वॉश करना, दैट्स इट। पानी के साथ वॉश मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल इसको रगड़ रगड़ के धो दोगे, बस थोड़ा सा आपको पानी डालना है, हल्का सा रिंस करना है, मोटा मोटा सा, ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है बस वो निकल सके। और बढ़िया से आपको रिंस के बाद आपको करना है टॉवल ड्राई। रिंस के बाद आप करोगे टॉवल ड्राई, और टॉवल ड्राई के बाद सेम वही प्रोसीजर अब शुरू हो गया केराटिन वाला। आपको बाल ड्राई करना है, कैसे करना है, मीडियम हीट पर, कोल्ड पर, या फिर हीट पर प्रॉपर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको ड्रायर चूज करना पड़ेगा। बाल अगर वर्जिन है तो हीट पे कर सकते हो, नॉर्मल है तो मीडियम हीट पे कर सकते हो, डैमेज या ड्राई है तो फिर ठंडे पे करना है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको ड्रायर को इस्तेमाल करना है। उसके बाद करना है आपको स्ट्रेट ड्रायर, और स्ट्रेट ड्रायर के बाद फिर लास्ट में होती है आइनिंग। लास्ट प्रोसीजर आता है आपका आयरनिंग। आइनिंग भी अकॉर्डिंग टू टेक्सचर होती है, कल मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको कल लिखवाए थे ना कल की क्लास में आइनिंग टेम्परेचर, यहां पर अपना पीछे पेज पे देखे सेम वही टेम्परेचर कॉपी कर लो बस। आइनिंग टेम्परेचर चाहे आप स्मूथनिंग कर रहे हो, केराटिन कर रहे हो, बोटॉक्स कर रहे हो, नैनोप्लास्टिया कर रहे हो, या ब्लूटॉक्स कर रहे हो, कोई भी ऐसी सर्विस जिसमें आपको आइनिंग करने की जरूरत है, तो आइनिंग के टेम्परेचर मैंने जो आपको लिखवाए हैं हर एक चीज में वही आइनिंग टेम्परेचर चलेंगे। ठीक है, कंपनी से आया हुआ बंदा हो सकता है आपको ये कह दे फुल हीट पर करो, 10-15 बार चलाओ, लेकिन ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर हीटिंग की वजह से भी बाल में रिजल्ट नहीं मिलेगा या बाल आपका डैमेज हो जाएगा। जो टेम्परेचर मैंने आपको कल लिखवाए हैं हर चीज में वही टेम्परेचर चलेंगे। पीछे वाले पेज से देखो और कॉपी करो इस पेज पर। वर्जिन हेयर पर आइनिंग टेम्परेचर क्या रहता है, 200 डिग्री से 210 डिग्री। कलर वाले बालों पर टेम्परेचर क्या रहता है, 190 डिग्री से 200 डिग्री। ड्राई डैमेज बाल पर 170 डिग्री से 190 डिग्री, और ओवर प्रोसीजर बाल पर 150 से 170। कहने का मतलब है कि फुल हीट पर आइनिंग आपको कभी भी यूज ही नहीं करनी, चाहे बाल वर्जिन है या नहीं है।
जितनी नॉर्मल होती है केराटिन में। कंपनी वाले तो ये कहते हैं कि कम से कम 15 बार एक स्टॉक पे चलाओ, 12 से 15 बार, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। और मैं इसलिए ऐसा नहीं मानता क्योंकि बाल जो हमारे पास क्लाइंट आया हुआ है ना, कंपनी वाले को अपने रिजल्ट से मतलब है ना, लेकिन हमें अपने क्लाइंट से भी मतलब रखना पड़ता है, क्योंकि हमें आगे भी वो कस्टमर चाहिए। हम अपना नाम खराब नहीं कर सकते, काम खराब नहीं कर सकते, है ना। हम क्लाइंट कमाएंगे तभी तो हमारा काम चलेगा। तो क्लाइंट का भी आपको थोड़ा बहुत सोच के चलना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप 10-15 बार आइनिंग मारोगे तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, नीचे की तरफ से बाल फूल जाएगा। आप स्मूथनिंग में कितनी आइनिंग मारते हो? मैक्सिमम 6 बार मार देते हो बस, इससे ज्यादा थोड़ी कोई मार सकता है। बाल नहीं खराब होता क्या स्मूथनिंग में आइनिंग करने से? बिल्कुल होता है। तो ऐसे ही इन सब में भी बाल खराब हो सकता है ओवर आइनिंग की वजह से। आवाज आ रही है प्रसाद जी आपको? हाँ जी, समझ आ गया आप लोगों को? आइनिंग टेम्परेचर जो कल लिखवाए थे वही वाले कॉपी करने हैं यहाँ पर, और हर जगह पर आपके वही आइनिंग टेम्परेचर्स चलेंगे। चलिए, समझ आ गया आपको? नैनोप्लास्टिया किस कंडीशन के लिए होता है? वर्जिन बाल के लिए, हीना वाले बाल के लिए। और ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट आपका ड्राई डैमेज हेयर के लिए, या ओवर प्रोसेस हेयर के लिए, या फिर नॉर्मल जब कंडीशन थोड़ी बहुत खराब हो हेयर की तो आप ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट का यूज करोगे। ये एक प्रीमियम क्वालिटी है जो कभी भी आपके बालों को डैमेज नहीं कर सकती। चलिए, तो अब हम इस चीज का डेमो कर लेते हैं साथ साथ में। हमने इस बाल पर केराटिन लगाया हुआ है, और दूसरा जो बाल है हमारा जिस पर हमने डायरेक्ट कलर किया था, उस पर हम क्या करें बताओ? नैनोप्लास्टिया करें या ब्लूटॉक्स? कुछ भी करवा लो, बात तो एक ही है, दोनों के प्रोसीजर तो सिमिलर ही है। क्या करें बताओ? ब्लूटॉक्स करते हैं। ले भाई, ब्लूटॉक्स लगा दे। छोड़ दे पीछे। ये देखो, ये बोतल नीली है, इसके अंदर का प्रोडक्ट भी नीला ही होना चाहिए। कभी अगर प्रोडक्ट आए तो इस चीज की पहचान रखना कि ये जो अंदर का प्रोडक्ट है थोड़ा थिक और नीला होता है। देखो, ब्लू है प्रोडक्ट भी। नॉर्मल है। जी, ब्लूटॉक्स अभी तक इन्हीं का आता है, फ्लोर एक्टिव का, और किसी का नहीं है। आगे किसी का आ जाए, चाइनीज कोई बना दे या किसी और ब्रांड का आ जाए तो मुझे तो पता नहीं है अभी तक। फिलहाल तो इन्हीं का आ रहा है। जी, ये देखो, हमने अपने दोनों हेयर पर एप्लीकेशन कर दी। ये बाल पर केराटिन लगा हुआ है, और ये वाले बाल पर हमने इस बाल पर ब्लूटॉक्स लगा दिया, और पहले वाले पर केराटिन लगा हुआ है। ठीक है। चलिए, मर्जी है भाई जी आपकी। किसी भी तरीके से कर सकते हो। ऐसा होता है कि ड्राई में लगाओगे तो प्रोडक्ट ज्यादा लगेगा,
वेट में लगाओगे तो कम प्रोडक्ट में वही काम हो जाएगा। ठीक है जी। चलो मैं आपको बेबी लाइट्स की वो बता दूं तब तक एप्लीकेशन, या पहले ब्लूटॉक्स पढ़ा दूं एक बार दोबारा से। देखो ब्लूटॉक्स जो इन्होंने क्वालिटी बनाई है उसको इन्होंने नाम दिया 5-in-1। जैसे ये नैनोप्लास्टिया है ना, इसको इन्होंने नाम दिया 3-in-1। ऐसे ही जो इन्होंने ये बनाया ब्लूटॉक्स, ब्लूटॉक्स को ये लोग बोलते हैं 5-in-1 ट्रीटमेंट। अब देखो ये ब्लूटॉक्स, ब्लूटॉक्स को क्या कह रहे हैं, 5-in-1 ट्रीटमेंट। 5-in-1 ट्रीटमेंट ब्लूटॉक्स बना दिया। 5-in-1 कैसे है, इस पे लिखा हुआ है टेनिनोप्लास्टिया, स्ट्रेट करता है, शाइनी हेयर, नैनो प्रोटेक्शन, एंटी फ्रेज इफेक्ट। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि ये नैनो प्रोटेक्शन क्या है। नैनो क्या होता है, नैनो काइंड ऑफ हमारे हेयर बॉन्ड्स में होता है, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स जो आपके हेयर बॉन्ड्स को पकड़े या चिपकाए रखने का काम करते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उन्होंने नैनोप्लास्टिया के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी डाल दी जो आपके टेनिनो जो बॉन्ड्स है हमारे छोटे, उनको ये मोलिक्यूल्स को पावरफुल बनाने का, यानी हेयर बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम देगा यहाँ पर। इसलिए इन्होंने इनको 5-in-1 क्वालिटी बोलना शुरू कर दिया और इसको नाम दे दिया टेनिनोप्लास्टिया। ब्लूटॉक्स को नाम क्या दिया, टेनिनोप्लास्टिया। टेनिनोप्लास्टिया जो कि आपके बालों को स्ट्रेट भी करेगा, एंटी फ्रेज इफेक्ट देगा और बालों को स्मूथ भी करेगा, रिपेयर भी करेगा, स्ट्रेट भी करेगा। और टेनिनोप्लास्टिया टेक्नोलॉजी के साथ इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। क्लियर है? प्रोसीजर मैंने इसका बता दिया है, सेम नैनोप्लास्टिया वाला प्रोसीजर रहेगा। अकॉर्डिंग टू टेक्सचर आप इसको एप्लीकेशन करना और रिंस करना, स्टेट ड्रायर करना और सिर्फ आपको इसकी आइनिंग करनी है। उसके बाद डिपेंड करता है इनका वॉश, इसका जो वॉश है वो कब होना चाहिए। आपको कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो ना कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज होगा या इसका कब वॉश होगा, तो आप हमेशा यहाँ पर पढ़ो, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे उसका इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ उसका यूज भी लिखा हुआ मिलता है कि उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, आप सभी लोग एजुकेटेड हो, आप लोग जब इसका यूज पढ़ोगे तो उसमें आपको एक एक बारीक से बारीक जानकारी मिलेगी कि आपको पहले क्या करना है, कैसे करना है। और इनका जो वॉश होता है ये लोग कहते हैं आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद आप इसका वॉश कभी भी कर सकते हो, या आप उसी टाइम 1 घंटा या आधे घंटे के बाद सैलून में ही क्लाइंट का वॉश कर दो। क्लियर है? आइनिंग के बाद आधे या 1 घंटे के बाद आप फाइनल वॉश क्लाइंट को करके बाल सुखा के दिखा सकते हो कि इसका रिजल्ट आपके बालों में ऐसा आया है। अब डिपेंड ये करता है कि ये जो वॉश है ये किस शैम्पू के साथ होना चाहिए। यहां भी आपके सेम वही सल्फेट फ्री शैम्पू चलते हैं, सल्फेट फ्री। ये एक ऐसा शैम्पू है सल्फेट फ्री। सल्फेट एक केमिकल होता है मेनली जो आपका सर्फ वगैरह में होता है, शैम्पूज में होता है, नॉर्मल साबुन में भी पाया जाता है ये। तो सल्फेट का काम होता है थोड़ा सा हार्ड झाग बनाना, थोड़ी सी क्लीनिंग ज्यादा करना। ठीक है, डीप क्लीनिंग को सल्फेट आप मान सकते हो एक तरीके से। और जिस बाल पर भी इस तरह के ट्रीटमेंट हो जाते हैं जैसे केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया या ब्लूटॉक्स, इस तरह के ट्रीटमेंट के बाद आपको डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डीप क्लीनिंग जो होती है वो आपकी क्यूटिकल लेयर को रिमूव कर देती है। और मैंने जैसा कल आपको पढ़ाया था कि केराटिन और बोटॉक्स तो आपके बालों पर लेयर बनाने का काम करते हैं, और अगर ये शैम्पू लेयर को ही हटा देगा तो फिर उस लेयर का फायदा क्या, रिजल्ट तो खत्म हो जाएगा। इसलिए सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करने के लिए कंपनी आपको बोलती है। क्लियर है? ताकि आपके बालों पर जो लेयर बनी है वो उतरे ना जल्दी से, और आपका बाल कितना भी वॉश हो आपको रिजल्ट हमेशा केराटिन स्मूथनिंग का या जिसका भी रिजल्ट है वो महसूस होता रहे। तो सल्फेट एक केमिकल है जो डीप क्लीनिंग करने का काम करता है और आपके बालों से क्यूटिकल लेयर को रिमूव कर देता है बहुत जल्दी। इसलिए सल्फेट फ्री शैम्पू आपको सभी ट्रीटमेंट के बाद यूज करना चाहिए। ठीक है जी, आप इस चीज को मेंशन कर लो, किसी भी हेयर ट्रीटमेंट के बाद क्लाइंट को सल्फेट फ्री शैम्पू ही सजेस्ट करना चाहिए, बिकॉज सल्फेट फ्री शैम्पू का मतलब है माइल्ड शैम्पू, वो आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा।
प्लस मास्क। शैम्पू के बाद आपको हेयर मास्क जरूर यूज करना है सैलून में भी, और जब आप होम केयर के लिए क्लाइंट को बताओगे तो आपको मास्क उनको बताना ही बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री मैंडेटरी है ये, उनको लेना ही पड़ेगा और यूज करना ही पड़ेगा। अगर कोई क्लाइंट आपका हेयर मास्क यूज नहीं करता है तो सिर्फ शैम्पू हमेशा बालों में ड्राइनेस ही देगा। शैम्पू का काम ही होता है क्लीनिंग करना, और जब भी हम किसी चीज की क्लीनिंग करते हैं तो उसमें हमेशा ड्राइनेस आती है। जब हम घर पे भी हम सोप से नहा लेते हैं तो हमारे हाथों में वो ड्राइनेस होती है ना, तभी तो हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं कि ड्राइनेस ना आए स्किन में। तो ऐसे ही बाल भी होते हैं, जब आप शैम्पू से बाल धोते हो तो बालों में रूखा और सूखापन आता है, जो कि मास्क के साथ वो आपकी लेयर वापस से रिपेयर हो जाती है और आपका बाल वापस से स्मूथ टेक्सचर में आता है। तो हेयर मास्क आपको हमेशा बताना है क्लाइंट को, होम केयर में भी और सैलून में भी आपको जरूर यूज करना है किसी भी ट्रीटमेंट के हेड वॉश के बाद। ठीक है साहब। ठीक है जी, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब हम प्रोसीजर करते हैं अपना। मैं आपको बेबी लाइट्स लास्ट में बता दूंगा, पहले केराटिन और इसका प्रोसीजर कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्या रिजल्ट है ना। बेटे ये बाल सुखाओ केराटिन वाला, ये देखो ये केराटिन वाला बाल अलग कर लिया मैंने, और जिस पर ब्लू टॉक्स लगाया इसको मैं इसमें रैप कर रहा हूं ताकि इस पर ड्रायर ना लगे, क्योंकि हमें इसको पहले रिंस करना है उसके बाद ये सूखेगा। आइनिंग लगा मैडम, आइनिंग लेकर आओ। सबसे पहले आपको बाल सुखाना है प्रॉपर। जब पूरा बाल सूख जाएगा केराटिन के बाद या बोटॉक्स के बाद आपका, तब आपको उसमें स्ट्रेट ड्रायर करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मीडियम हीट बंद। देखो ये बाल ब्लॉन्ड है, यानी कि ये कलर वाला बाल है, तो ये बाल ब्लॉन्ड है कलर वाला है, तो इसलिए हम इसको कोल्ड हीट पर या मीडियम हीट पर सुखाकर ही स्ट्रेट ड्रायर करेंगे। क्लियर है? मीडियम हीट पर ही स्ट्रेट ड्रायर होगा और मीडियम या कोल्ड हीट पर ये सुखाया जाएगा। 12 घंटे बाद स्ट्रेट ड्रायर करो। ब्रश से करो, मीडियम हीट पर करो, ब्रश से करो, ब्रश से करो। क्या ओवर प्रोसेस होने के बाद आपको बाल में सिर्फ और सिर्फ केराटिन, बोटॉक्स या फिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट ही करना चाहिए। उसी टाइम कर दो। अगर आपसे बाल ओवर प्रोसेस हो जाता है ना क्लाइंट का, तो आप नेक्स्ट डे बुला लो या फिर सेम टाइम में आप केराटिन वगैरह एप्लीकेशन कर दो, जिससे कि उनका बाल कुछ वक्त के लिए तो कम से कम अच्छा दिखे।
अगर सैलून में ही क्लाइंट आपने बिगाड़ दी तो वो शायद दोबारा आए ही ना आपके पास। तो सिचुएशन को संभालने के लिए ये सब करना भी पड़ता है। हाँ आइनिंग कर दो। देखो ये स्ट्रेट ड्रायर हो गया ना। अब हम इसको आइनिंग करेंगे। ब्लॉन्ड हेयर है तो आइनिंग का टेम्परेचर क्या रहेगा, यानी कि ये एक ड्राई डैमेज कंडीशन है तो आइनिंग का टेम्परेचर क्या रहेगा 190 जी, 190 से 170। तो खैर हमारा तो बाल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है तो हम 190 यूज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर इस बाल की क्वालिटी थोड़ी भी डाउन होती इससे तो फिर हम 170 का टेम्परेचर ही यूज करते हैं। 190 है हाँ सर जी। देखो 190 पे भी इसमें कितना फॉग निकल रहा है, बस 2 बार आइनिंग मारनी है सर। ये देखो एक मारी 2, दूसरी आइनिंग में, अब तीसरी आइनिंग में इसको नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाल है ये कलर वाला बाल है, डैमेज बाल है ऑलरेडी। मैं इसको बहुत ज्यादा आइनिंग नहीं लगा सकता हूं, तो सिर्फ आपको 2 या तीसरे स्ट्रोक में सेक्शन छोड़ देना है फाइनल करके। अब हम 10 मिनट रेस्ट करेंगे और इसको फिर फाइनल वॉश करा के देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आया। क्लियर है? इसके साथ साथ हम नैनोप्लास्ट या ये ब्लूटॉक्स वाले बाल को भी रिंस करा लेंगे और इसका भी प्रोसीजर फिर स्टार्ट करेंगे आगे। हेयर की कंडीशन के हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन के हिसाब से आपको आइनिंग का यूज करना होता है। अगर कंडीशन जैसे हमारा बाल ब्लॉन्ड था तो मैंने सोचा था इस पे 2 से 3 स्ट्रोक चलाएंगे, है ना। लेकिन अगर ये बाल थोड़ा भी और इससे डैमेज होता तो सिर्फ दूसरे स्ट्रोक में ही आइनिंग खत्म कर देते, जैसे मैंने करा दी, है ना। मैंने इसलिए दूसरे स्ट्रोक में आइनिंग खत्म करा दी कि उस लड़के ने जो आइनिंग चलाई ना वो रुक गया था बीच में, है ना। तो मुझे लगा कि बाल ज्यादा ओवर हीट ना हो तो दूसरी बार एक फाइनल कराया और 10 सेट खत्म कर दिया हमने। क्योंकि ज्यादा ओवर हीट देने से भी बाल डैमेज हो जाएगा और तब केराटिन भी उसको नहीं बचा सकता है। तो पतले बाल में करो, सेक्शन पतला करके आइनिंग करो ना आप। करली बालों में अगर आप मोटे सेक्शन में आइनिंग करोगे तो ऑब्वियसली बात है तीसरे चौथे क्या 10वें स्ट्रोक में भी आप बाल सीधा नहीं कर पाओगे। हमेशा पतले सेक्शन में आइनिंग करनी चाहिए किसी भी चीज की, तो आप पहले दूसरे स्ट्रोक में ही रिजल्ट को अचीव कर लोगे आराम से। ये क्लियर हो गया आपको ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट, नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट? कुछ पूछना है आपको इसके बारे में? रखवा दूं प्रोडक्ट ये? मैडम अभी देख लेना, अभी अभी ये आइनिंग की है ना, अभी इसको वॉश करेंगे, ठीक है। और वॉश के बाद जो भी होगा वो सब आपको पता चल ही जाएगा। अभी तो पूरा थोड़ी हुआ है प्रोसीजर, अभी तो देखेंगे इसमें रिजल्ट कितना मिला है हमें। मैडम मैंने तो ये कहा ही नहीं कि केराटिन को आप सेम डे वॉश कर दो। अभी अभी उन्होंने यही पूछा था और मैंने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे का समय होता है, 12 घंटे के बाद आपको केराटिन वगैरह या ब्लू इसका बोटॉक्स का वॉश करना होता है। और मैं तो सेम डे इसलिए वॉश कर रहा हूँ ना कि आप लोग देख रहे हो, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। अगर क्लाइंट होता तो मैं नेक्स्ट डे ही वॉश करता उसका। हाँ लेकिन एक बात है, अभी मैंने इस बाल को छुआ ना तो मेरी उंगली पे ना बड़ा स्मूथ स्मूथ फील हो रहा है मुझे। बाल देखते हैं बाल कितना स्मूथ होगा। तो वॉश करा लें इसको, ब्लूटॉक्स भी रिंस कर दी भाई, वहीं कर ला शैम्पू स्टेशन पे, ये रिंस कर लाइए और इसको शैम्पू कर लाइए, ठीक है। शैम्पू मास्क दोनों करके लाने हैं प्रॉपर, और ब्लूटॉक्स वाला खाली रिंस करना है। हाँ जी, अब बताओ कुछ पूछना है आपको और कुछ? अरे सर माइक ऑन कीजिए। किसमें? वीविंग और बीच में क्या बोला?
स्लाइसिंग सारा एक, अरे एक बंदा बोलो, क्या पूछ रहे हो मुस्तफा भाई, ये बताओ। वीविंग और स्लाइसिंग में क्या डिफरेंस होता है ना। जिसे आप स्लाइसिंग बोल रहे हो ना, उसी को आजकल बेबी लाइट्स के नाम से जानते हैं लोग। वही आज आपको बताया जाएगा शाम, अभी थोड़ी देर बाद। चंक्स जो होती है, चंक्स सर होती है, चंक्स एक ऐसा पार्ट होता है, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ हो, जिसे मनी पीस भी आप बोलते हो, वो भी एक तरह की चंक्स ही होती है। पहले लोग चंक्स यहाँ से कराते थे, पीछे से दो बाल मोटे मोटे आते थे, एक पार्टीशन, और यहाँ दिखता था लोगों को आगे, है ना। जैसे रेड कराते थे, ग्रीन करा लेते थे, बस यहाँ पर एक लट होती थी ऐसे, वो चंक्स होती थी। वही चंक्स आजकल अब यहाँ से भी होने लग गई है, फ्रंट से। उसी चंक्स को किसी ने, हेडरेसर ने यहाँ से कर दिया फ्रंट साइड से, और उसी का नाम आजकल मनी पीस पड़ गया है। तो ये मनी पीस भी कैसे होता है, ये सभी आपको बताया जाएगा, लेकिन एकदम से मैं आपको नहीं बता सकता हूँ ये सारी चीजें। और कुछ सजीदा जी, कुछ पूछना है आपको। केराटिन ट्रीटमेंट के बाद अगले दिन वॉश होता है सीधा। अब चाहे उसमें 10 घंटे बीते हुए मान लो आप, चाहे आप 12 मान लो। नहीं, कोई आइनिंग नहीं करनी। अभी बाल वो धुल के आ रहा है ना, अभी देख लेना आप। केराटिन के बाद आपको कोई आइनिंग नहीं करनी होती। आइनिंग सिर्फ एक ही बार होती है, जब केराटिन हो रहा होता है, जब उसका प्रोसीजर चल रहा होता है, जैसे अभी हमने की। हमने केराटिन कैसे किया, देखो, अगर केराटिन में आइनिंग करनी होती ना, तो वो मैं आपके केराटिन प्रोसीजर में लिखवाता। मैंने वहां नहीं लिखवाई ना, इसका मतलब नहीं करनी। अभी जब केराटिन का फाइनल वॉश हो रहा है, तो हम सिर्फ उस बाल को नॉर्मल सुखाएंगे। ठीक है जी, सुखाने के बाद पहले नेचुरल रिजल्ट चेक करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट ड्रायर के बाद का रिजल्ट चेक करेंगे कि बालों में कितने परसेंट तक वो बाल स्ट्रेट हुआ या नहीं हुआ, उसमें स्मूथनेस आई या नहीं आई, बाल रिपेयर हुआ या नहीं हुआ, और अगर डैमेज हो गया है हमसे तो कितना हो गया उल्टा डैमेज हो। ये देखो, ये बाल में शैम्पू हो गया और ये रिंस हो गया। ठीक है, अभी ये बाल को हम बचा लेते हैं, जो हमारा ब्लूटॉक्स वाला है। पहले हम केराटिन का रिजल्ट देख लेते हैं पूरा। बंद करें। देखो, धुलने के बाद अब जो ड्रायर हो रहा है, अब वो फुल हीट पर हो रहा है, ना कि मीडियम हीट पर। ये भी ध्यान रखना। धुलने के बाद अब सारा नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ जैसे होता है रेगुलर। नीचे चला को, ड्रायर चलो। चलो ऊपर चलो। ये देखो,
ये नेचुरल अब बाल सूख गया, ठीक है। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बाल स्ट्रेट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बाल स्ट्रेट नहीं हुआ, ये जैसा था वैसा ही है, क्योंकि केराटिन बाल को स्ट्रेट करता भी नहीं है ना, तो उससे एक्सपेक्टेशन क्यों करनी है ऐसी। हाँ, लेकिन आइनिंग की वजह से इसमें थोड़ा सा जो इतना कर्व पहले था वो थोड़ा सा कम हो गया है, बस हो सकता है 2-4% ये स्ट्रेट हुआ हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि ये स्ट्रेट हो गया है, क्योंकि जब ये फाइनल वॉश होगा, क्लाइंट जब इसको 2-4 दिन बाद वॉश करेगा तो हो सकता है उसका बाल वापस से वैसा हो जाए। तो कमिटमेंट कभी भी आपको नहीं देनी है केराटिन की। उसके बाद ये बाल आपको तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छी स्मूथनेस मुझे महसूस हो रही है पूरे बालों में। जैसे पहले जब मैं इस बाल को छू रहा था तो बाल मोटा मोटा रफ रफ मुझे फील हो रहा था, लेकिन अब इसमें बहुत अच्छी स्मूथनेस है। और केराटिन का रिजल्ट जानने का सबसे आसान तरीका है, जब केराटिन करो तो जैसे मैंने सुखाया ना नॉर्मल, सीधा सीधा नॉर्मल सुखा दिया बाल, और अब इसमें आप फिंगर पास करके देख लो ऐसे। अगर आपकी ऐसे फिंगर पास हो गई ना बिना रुके, तो मतलब रिजल्ट आपका ओके आया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी फिंगर फंस गई कहीं पर भी, बाल में टेंगल है केराटिन या बोटॉक्स के बाद, तो मतलब आपके रिजल्ट में भी गड़बड़ है। क्लियर है? अगर आपकी फिंगर फंस गई, टेंगल आ रहा है बाल में, तो मतलब रिजल्ट आपका सही नहीं है, रिजल्ट में कमी है। देखो मैं इसके अंदर से फिंगर निकाल रहा हूं तो बड़ी आराम से निकल रही है, स्मूथली, है ना। यही चीज आपको बाल में भी चेक करनी होती है। आप थोड़े से बाल लेकर उसमें फिंगर निकाल के देखना, अगर उसमें से फिंगर अच्छे से पास आउट हो रही है और बाल आपको स्मूथ फील हो रहा है, पूरा एक बराबर लग रहा है, तो मतलब रिजल्ट अच्छा आया है आपका। क्लियर है? देखो इसको सिर्फ हमने केराटिन लगाया, थोड़ी देर छोड़ा और सुखा के नॉर्मल सिर्फ 2 स्ट्रोक आइनिंग करी है, तब भी इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिला हुआ है। तो मतलब जब हम इसको तरीके से प्रोसीजर करेंगे तो शायद हमें रिजल्ट इससे भी अच्छा मिलेगा, और शायद स्ट्रेट भी इससे ज्यादा मिले। ठीक है जी। अब हम अपना ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट पूरा करते हैं। ये रहा ब्लूटॉक्स ट्रीटमेंट वाला बाल, सुखाओ वही से। इसको हमने नॉर्मल रिंस किया है और अब हम इसे सुखाएंगे मीडियम में। लेकिन उसको पसंद ही तो नहीं होगी ना कि रिजल्ट कैसा है। अगर आप उसका वॉश करोगे तो शायद उसको पसंद ही रहे इस बात को। और आजकल हर एक क्लाइंट को पता है कि केराटिन के बाद फाइनल वॉश सैलून वाले करते हैं, तो क्लाइंट ये सोचेगी कि आप जानबूझ के उसे टाल रहे हो। तो ट्राई करो। स्ट्रेट ड्राई। ये देखो नॉर्मल हमने बाल सुखा लिया मीडियम हीट पर, अब हम स्ट्रेट ड्रायर करेंगे, वो भी मीडियम हीट पर ही करेंगे। कौन से ट्रीटमेंट के लिए? हाँ, कोई भी ट्रीटमेंट हो, आप बस अब सीधा ये देख लेना कि वो ट्रीटमेंट नैनोप्लास्टिया की कॉपी करके बनाया है या केराटिन बोटॉक्स की। प्रोसीजर सबकी यही मिलेंगे अब आपको। सबकी प्रिकॉशंस भी रही रहेंगी, आइनिंग टेम्परेचर भी वही रहेंगे, और फाइनल वॉश जो होगा वो सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ होगा। बस ये ध्यान रखना, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट आ जाए अब बाद में।
आने वाले 10 साल के बाद भी ये जो नॉलेज आप ले रहे हो ना, आने वाले 10 साल के बाद तक भी कोई ट्रीटमेंट आएगा ना, तो देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये ऐसे होगा और ये ऐसा ऐसा काम करके दे सकता है ज्यादा से ज्यादा। देखो कंपनी का काम है झूठ बोलना, उनकी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना। टेम्परेचर जो भी चीज हो, आपके हाथों से आपके सामने जो रिजल्ट आए सिर्फ उस पर भरोसा करना, कंपनी वाले की बात पे नहीं। स्ट्रेट ड्रायर कर दिया ना। ये बाल नॉर्मल कलर वाला बाल है, इसका इनिंग टेम्परेचर बताओ कितना इनिंग टेम्परेचर चलेगा इस पे? 190 से 200 जी। तो हम इस पे 190 टेम्परेचर का यूज करेंगे। रोकना नहीं है इनिंग। देखो ये ब्लूटॉक्स है ना, तो हम इसको सिर्फ मैक्सिमम 3 बार आइनिंग कर रहे हैं बस। छोड़ दे, एक फाइनल कर दे। कोम लगा, पीछे प्रेसिंग लगा और इकट्ठा दोनों को निकाल लियो। कोम लगा, प्रेसिंग, हाँ सीधा लगा, इकट्ठा निकाल दोनों को। बस हो गया। अब हम वेट करते हैं थोड़ी देर, 2-3 मिनट बाद, इसके बाद इसका फाइनल वॉश करके रिजल्ट चेक करेंगे। चलो तब तक मैं आपको बेबी लाइट्स की एप्लीकेशन बता देता हूं, है ना। जी जी बताइए मैडम, आप कुछ पूछ रहे थे। हम्म। 1 घंटे बाद लिखा हुआ है, देखो 1 घंटे के बाद आप कभी भी इसका वॉश कर सकते हो। डमी लगाओ इसके बाद भी सेम, बस स्ट्रेट ड्रायर नॉर्मल और कुछ नहीं। हिलाना नहीं। बिल्कुल हो सकता है, कोई भी ट्रीटमेंट हो सबसे पहले तो वो वर्जिन बाल के लिए ही बनाया जाता है, उसके बाद ही बाकी कंडीशन अप्लाई होती है उस पर। टेलकोम, सेक्शन क्लिप चाहिए, टेलकोम दूसरी वाली देना, मेरी उसमें पॉलीथिन में होगा। क्लिप्स जी, नैनोप्लास्टिया भी सेम डे वॉश करनी है। सबसे पहले आपको 4 सेक्शनिंग करनी है सेम। देखो बेबी लाइट्स का मतलब एक चीज तो समझ रहे हो कि ये भी हाइलाइट्स ही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें वीविंग की जाती है, स्लाइसिंग सुना होगा आपने, वीविंग स्लाइसिंग, इनको बेबी लाइट्स के नाम से ही जाना जाता है। मेनली इनका नाम है बेबी लाइट्स, बाकी सब इसको अपने हिसाब से नाम बदलते आ रहे हैं, कोई इसे स्लाइसिंग कह रहा है, कोई वीविंग कह रहा है, प्रोफेशनल नाम होता है इसका बेबी लाइट्स। तो बेबी लाइट्स कैसे की जा रही है, देखो अपने माइक ऑन कर लो, मुझे दिख नहीं रहे हो आप लोग, मुझे पता नहीं लगेगा, जवाब देते रहना। सेक्शन को लिख दो। नजर आ रहा है सबको, जवाब दो। मेरे है तो पॉलीथिन, ठीक है। देखिए नॉर्मल जैसे आप हाइलाइट्स करते हो ना, बेबी लाइट्स भी आपको बिल्कुल वैसे ही करनी होती है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। सिर्फ क्या फर्क आ रहा है, उसकी जो वीविंग आ रही है ना, जो स्लाइसिंग है उसकी जो वीविंग है, वो उन दोनों में डिफरेंस आता है। जैसे कि ये सेक्शन सारा सेम रहेगा जैसे कि हाइलाइट्स में निकलता है। अंदर आ जाओ, वहां खड़ा हो पीछे। सेक्शन ये देखो, हेड पोजीशन वही चली गई सेम हाइलाइट्स वाली, और सेक्शन भी सेम वही आ गया हाइलाइट्स वाली। लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि हाइलाइट्स तो हो रही है ऐसे,
गैप देकर प्रॉपर, मतलब कि दोनों में इनमें आपको गैप दिखना चाहिए, तब हम इनको ऐसे हाइलाइट्स मानते हैं कि हाइलाइट्स में गैप होना चाहिए, बीच में गैप दिखेगा तो वो हाइलाइट्स हो गई। ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ पर बेबी लाइट्स क्रिएट करनी होती हैं तो बेबी लाइट्स को ऐसे क्रिएट किया जाता है, मतलब छोटे से सेक्शन में देखो 4 हाइलाइट्स काइंड ऑफ निकली। लेकिन सिमिलर चीज क्या है, सिमिलर चीज है कि ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये दोनों सेक्शन आपकी बेबी लाइट्स में अवेलेबल रहने चाहिए। कहने का मतलब है इन दोनों में कलर आपका आना चाहिए। अब देखो बेबी लाइट्स का आसान तरीका तो ये हो गया सीधा सीधा कि आप सीधा सेक्शन निकालो और यहां से आपने ऐसे छोटे छोटे पतले सेक्शंस को ले लिया फॉर बेबी लाइट्स। ये देखो ये होती हैं बेबी लाइट्स, बिल्कुल पतली, छोटे से सेक्शन में भी आपने तकरीबन 4 से 5 सेक्शन निकाल दिए। क्लियर नजर आ रहा है ना सबको? ये बेबी लाइट्स बोली जाती है। इसमें डिफरेंस कैसे बनेगा नॉर्मल हाइलाइट से, कि नॉर्मल हाइलाइट्स जैसे कि हमने ये सेक्शन बांध दिया, ठीक है, नॉर्मल हाइलाइट्स में हम एक सेक्शन बांधने के बाद ऊपर वाला दूसरा एक सेक्शन खाली छोड़ते हैं, लेकिन बेबी लाइट्स में बिना कोई सेक्शन छोड़े आपको बिल्कुल पतले पतले सेक्शंस के साथ हाइलाइट्स को बांधते हुए चले जाना है, वो बेबी लाइट्स टेक्निक बनेगी अब आपकी। ये देखो क्लियर है, नजर आ रहा है ना सबको? बिना कोई सेक्शन छोड़े आप ये पतली पतली वीविंग पूरे चारों तरफ चारों सेक्शंस में बांधते हुए चले जाओगे, कोई सेक्शन नहीं छोड़ना आपको बीच में, रेगुलर बांधनी है ये बिल्कुल ऐसे। ये देखो समझ आ गया? बीच में ऐसे खाली कोई सेक्शन नहीं छोड़ना, हर सेक्शन में आपको ये बेबी लाइट्स बांधते हुए जाना है, फ्रंट में भी और बैक में भी। उसके बाद आ गया आपका क्राउन सेक्शन। जब आप फ्रंट साइड में दोनों तरफ बांध दोगे तो आपको बॉक्स एरिया जो आपका क्राउन सेक्शन होता है, पता है ना सबको क्राउन सेक्शन क्या होता है? निकालते होंगे आप लोग क्लाइंट को हेयर कट वगैरह करने के लिए, ब्लो ड्राई करने के लिए, या नॉर्मल जब आप हाइलाइट्स भी करते हो तो यहाँ पर लास्ट में आपको एक ये वाला एरिया मिलता है क्राउन सेक्शन। क्राउन सेक्शन को भी आपको बेबी लाइट्स में सिमिलर तरीके से बांधना है, लेकिन क्राउन सेक्शन का जो एरिया है वहां पर सेक्शन में चेंज आएगा, मतलब कि इसमें यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट सेक्शन नहीं आएगा। बेबी लाइट्स में क्राउन एरिया पर जिगजैग्स यानी कि वाटरमेलन सेक्शन का यूज करना होता है ऐसे। ये देखो ऐसे जिगजैग करके आपको यहाँ पर सेक्शन को लेना है और तब इसके अंदर आपको ऐसे हाइलाइट्स को क्रिएट करना है। हाइलाइट्स का जो साइज रहेगा वो इसमें पतला रहता है, बहुत मोटी लेयर आपको नहीं लेनी है। देखो ऐसे इसमें बहुत अच्छी मर्जिंग बनती है, फाइनल रिजल्ट जब आपका डिपॉजिट होगा तो पूरे बालों में बहुत ही अच्छी एक मर्जेबल लुक आता है सारा, कहीं से भी पैच नहीं दिखता, कोई भी मोटी मोटी हाइलाइट्स नहीं नजर आती, इसलिए इसको बेबी लाइट्स के नाम से जाना जा रहा है। दिख नहीं रहा उनको? ये देखो पीछे ही बता दूं, किसी में कहीं पर भी गैप नहीं डाला, कोई गैप नहीं है, बस क्राउन सेक्शन पे ऐसे जिगजैग करके सेक्शन निकल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, गैप नहीं है कहीं पर भी, किसी भी सेक्शन में कोई गैप नहीं है। बाकी फिर भी समझना है तो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग में क्लियर आ रहा होगा, वहां देख लेना। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मुझे फोन करके दोबारा पूछ लेना। हाँ जी, देखा सबने? माइक ऑन करो। समझ आया सबको क्या डिफरेंस आ रहा है? कि जब हम हाइलाइट्स कर रहे थे ना तो एक तो हम बहुत ज्यादा थोड़ा गैप छोड़ के चलते हैं और एक सेक्शन बांधने के बाद दूसरा सेक्शन हमें खाली छोड़ना था, लेकिन बेबी लाइट्स में क्या है, सेक्शन वही है लेकिन हम बहुत पतली पतली हाइलाइट्स को निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, और दूसरा जो सेक्शन है कुछ भी सेक्शन खाली नहीं छोड़ा जा रहा है, हर सेक्शन में हमें हाइलाइट्स बांधते हुए जाना है। और क्राउन सेक्शन पर जब आप आ जाते हो फाइनल, वहां पर आपको सीधा सेक्शन ना लेके ऐसे जिगजैग सेक्शन का यूज करना है, तब हाइलाइट्स करनी है, ताकि जो क्राउन सेक्शन पे
जैसे कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो मेरी वीडियो में आपने कभी भी ऐसा क्राउन सेक्शन पे कोई पैच नहीं देखा होगा, हमेशा एक मर्जेबल पतला पतला सा हाइलाइट्स काइंड ऑफ लुक देखा होगा। वो सब इसी मर्जिंग के कारण आता है कि मैं कभी भी क्राउन सेक्शन पर सीधा सेक्शन लेके नहीं बांधता, हमेशा मैं क्राउन सेक्शन पर वाटरमेलन सेक्शन का यूज करके तब हाइलाइट्स को बांधा जाता है। चाहे मैं नॉर्मल हाइलाइट्स करूं चाहे मैं बेबी लाइट्स करूं, मैं हमेशा जिगजैग सेक्शन का ही यूज करता हूं। उससे एक तो मर्जिंग बहुत अच्छी आती है और फिनिशेबल लुक क्रिएट होता है और कोई पैच नहीं लगता। ठीक है जी, बाकी रिकॉर्डिंग देख के अपना क्लियर कर लेना थोड़ा बहुत। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, हम इसको वॉश करा लेते हैं, इसका फाइनल रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं। वॉश कर लो इसको। किस शैम्पू से वॉश होगा फाइनल? सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश होगा। हाँ, लगा के हाथों हाथ रिंस करके ले आओ फटाफट। कुछ पूछना है तो पूछ लो तब तक। जी बिल्कुल, आप सीधा ना करके बैक साइड से ही पूरा जिगजैग करके लेके आ सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जिगजैग में क्या होता है, उसमें मर्जिंग बहुत अच्छी बनती है लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। मैंने आपको इसलिए दोनों ही तरीके बताए हैं। ठीक है जी, आपको जब जहां जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो आप उस सेक्शन के हिसाब से काम करना शुरू कर देना। जैसे कि मेरे साथ तो दो दो तीन तीन असिस्टेंट होते हैं, तो मैं तो जिगजैग भी करूं तब भी उतना ही टाइम लगता है, स्ट्रेट करूं तब भी उतना ही लगता है। तो मुझे तो दिक्कत होती ही नहीं है, लेकिन जो अकेला बंदा काम करने वाला होगा ना, उसे कई बार बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पहले तो ऐसे जिगजैग सेक्शन लेगा वो, फिर बेचारा ऐसे वीविंग करेगा, है ना, तो दिक्कत होती है। स्ट्रेट में क्या है कि सीधा सेक्शन लिया, फटाफट किया और बांधते हुए आप चले गए। जिगजैग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ, रिजल्ट जिगजैग वाले का ही अच्छा आता है, ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। जिगजैग वाले का मैं ज्यादातर सीधी हाइलाइट्स कभी नहीं करता, मैं सीधी नॉर्मल हाइलाइट्स में भी जिगजैग सेक्शन का यूज कर लेता हूँ ताकि मर्जिंग अच्छी बने, है ना। क्लाइंट को भले ही मैं कह रहा हूँ ना पता हो, आप उसे नॉर्मल हाईलाइट कर दो या ये जिगजैग वाली कर दो, उसको तो नहीं पता बेचारी को, लेकिन उसको जो बाहर लोग देखेंगे ना, उन लोगों को उसका रिजल्ट अच्छा लगेगा, उसकी तारीफ करेंगे, तो वो मतलब तारीफ आपकी हो रही है, उसकी नहीं हो रही है। और कुछ पूछना है? तो मैडम जहां उसको कराना हो, क्राउन सेक्शन, मेनली वो क्राउन सेक्शन होता है कि वो जब क्राउन सेक्शन पे आप हाईलाइट्स कर देते हो ना, तो वो पूरे ही बालों में फैल के दिखती है, पीछे भी और फ्रंट पे भी। ले आओ। चलिए जी, बाल आ गया आपका वॉश होके, रिजल्ट देख लेते हैं, चेक करते हैं इसका रिजल्ट। बस देखो, ये नॉर्मल टेक्सचर है, ये इसका रिजल्ट है। ब्लू टॉक्स में ये बाल थोड़ा सा सीधा हो गया है, जबकि हमने सिर्फ 3 बार ही इस पर आइडिंग चलाई थी, तो थोड़ा सा टेक्सचर में स्ट्रेटनेस महसूस हो रही है मुझे भी, आपको भी शायद दिख रहा होगा कि बिल्कुल ऐसे सीधा नजर आ रहा है बाल, यानी कि पूरे बालों में ये क्वांटिटी शायद ज्यादा नजर आएगी आपको, ये तो सिर्फ एक लट है। लेकिन इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो नीचे का टिप्स है ना, ये थोड़ा सा फूला फूला सा, यानी ड्राई ड्राई मुझे महसूस हो रहा है। इसका मतलब है ब्लू टॉक्स में नीचे की तरफ आपको बाल में आइनिंग हमेशा कम चलानी है, रोकनी नहीं है। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना।
क्लियर है? बाकी बाल बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बाकी सारा बाल मुझे स्मूथ महसूस हो रहा है। सिर्फ जो नीचे वाली ये टिप्स है ना, इस टिप्स में थोड़ी सी ड्राइनेस सी मुझे महसूस हो रही है, या फूला फूला सा बाल लग रहा है। तो या तो आप इस टिप्स को ट्रिम कर देना क्लाइंट की, उसको बोलना कि मैडम थोड़ा थोड़ा आपको ट्रिम कराना पड़ेगा, आइनिंग की वजह से बाल ऐसे ऊपर नीचे हो गया है, तो हल्का सा ट्रिम करने में उसको हल्का सा बाल ये ट्रिम कर देना। अदरवाइज आप नीचे कोशिश करना कि आइनिंग सिर्फ 1 से 2 बार ही चलाना, ज्यादा आइनिंग मत मारना नीचे की टिप्स में। क्लियर है सबको? चलो स्ट्रेट ड्रायर करते हैं दोनों को, स्ट्रेट ड्रायर कर दे भाई ने। स्ट्रेट ड्रायर के बाद ये टिप्स भी स्मूथ लग रही है मुझे, मतलब ये तो खैर ड्रायर का रिजल्ट है, ओरिजिनल में तो फिर उसे भी ड्राई लगेगी क्लाइंट को। तो आप कोशिश करना स्ट्रेट ड्रायर वगैरह करके लास्ट ट्रिमिंग में हल्का हल्का सा एंड क्लाइंट का हमेशा ट्रिम करना, किसी भी ट्रीटमेंट के बाद, चाहे आपने केराटिन किया है, स्मूथनिंग किया है, बोटॉक्स किया है, नैनोप्लास्टिया किया है, या ब्लूटॉक्स किया हो, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट या कोई भी हेयर सर्विस की हो, चाहे आपने कलर ही क्यों ना किया हो, आप हमेशा क्लाइंट का लास्ट में टिल एंड में ये जो नीचे वाला टिप्स होगा ये हमेशा ट्रिम करना। क्लियर है सबको? ठीक है, हम कल मिलेंगे। आगे की क्लास हमारी कल से हमारा अपना रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, कैरा स्मूथ, कैरा शाइन वगैरह इन सब के प्रोसीजर शुरू होंगे। साथ ही साथ आपको कलरिंग टेक्निक जैसे अपना बालियाज वगैरह रह गया, मनी पीस वगैरह, ये सब भी आपको डे बाय डे अब क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी? तब तक किसी को अगर कोई इशू आए तो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, मैं रात तक डाल ही दूंगा रिकॉर्डिंग। राम राम, नमस्ते।